हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी में सारे इंडिया के नेबर्स को एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना बुलाया हुआ है टू पार्टिसिपेट इनटू द oath taking ceremony at राष्ट्रपति भवन। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि why Pakistan is being excluded from this, continent, South Asia, or you can say that Indian subcontinent. China is not the member of South Asia. इमीडिएट मेंबर नहीं है हमारा। इमीडिएट नेबर मीन्स ये उसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो इस रीजन में नहीं है। उसका निकलना उठना बैठना जो है वो साउथ चाइना सी या फिर ईस्ट चाइना सी की तरफ है, जबकि वो पैसिफिक सी की तरफ है। वेस्ट पैसिफिक सी मीन्स उधर उसका निकलना उठना बैठना है, उसका निकलना इधर नहीं है। सो ये जो सारी हमारे इमीडिएट नेबर हैं, ये सारे हमारे एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली चाइना के साथ भी रिलेशनशिप रख रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान टोटली उनके गोद में जा बैठा है। तो बाकी इंडिया इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बैकयार्ड समझता है, तो चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन से टोटल वीड आउट करने की कोशिश करता है इंडिया, जो कि उसको करना भी चाहिए। लेकिन आजकल पूरे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में और एक हर किसी का अपना एक डेवलपमेंटल मिशन भी है, तो चाइना के पास वेल्थ है। सो चाइना ऐसा नहीं है कि आप उसके इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से एक्सक्लूड किया जा सके। तो चाइना भी एक प्लेयर है, तो ग्लोबल प्लेयर है, तो उसमें इंडियन ओशन रीजन तो एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। यस, उसको काउंटर किया जा सकता है, और इंडिया इज प्लेइंग वेल एट दैट फ्रंट। ये चीजें भी हैं, और इंडिया के साथ अपना अलाइनमेंट उस चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया अपना एक मल्टीनेशनल अलाइनमेंट ग्रुपिंग्स बनाना, या फिर उसको वीड आउट करने के लिए पूरे तरीके से कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप रखना, ये सारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी है भारत का। इस रीजन से चाइना के इन्फ्लुएंस को माइनस आउट किया जाए या फिर उसको बैलेंस किया जाए, है ना। चाइना को ओपन स्पेस न दिया जाए को अपना इन्फ्लुएंस या फिर पूरी तरह एस्टेब्लिश कर सके। तो ये चीजें भी हैं। लेकिन अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है प्राइम मिनिस्टर की, आप देखेंगे 2014 में उन्होंने एशियन नेशंस को साथ बुलाया, और 2019 में बिम्स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव काइंड ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन, जिसमें सारे ये जो बे ऑफ बंगाल टचिंग कंट्रीज हैं, कोस्टल कंट्रीज जिसको टच करता है थाईलैंड तक, ये सारे कंट्रीज जो हैं इसमें इंक्लूडेड है, उनको बुलाया था। सो इंडिया ने फिर अभी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो है ही, क्योंकि अभी कुछ चैलेंजेस भी आए हमारे नेबर्स,
और उसको एक अच्छा मौका है ये कि स्वेरिंग इन के दौरान ही सारे नेबर्स को बुलाया जाए और एक मिस्टर मोदी इज अ वेरी विजनरी लीडर, तो वो एक इसको चार्ट आउट कर रहे हैं कि नेबरहुड फर्स्ट, जैसे हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं फिर भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आता है, उसके बाद हम एक्सटेंडेड नेबर फिर बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बायलैटरल मल्टीलैटरल या ग्रुपिंग्स बनाना, ये सारी चीजें चलती, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन उसमें पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया जाता, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान और इंडिया साथ क्यों नहीं बैठ सकते? I don't know what is the exact answer for this. आप देखेंगे तो एक स्टूपिड, मुझे तो स्टूपिड लगती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि रिलीजन एक कितना रोल प्ले करता है कि हम हिंदूज के साथ नहीं बैठेंगे या हम हिंदूज से सुपीरियर हैं, हमने इन पर शासन किया है, तो एक एटीट्यूड एक उनका बन गया है, वो इंफीरियर होते हुए, इंफीरियर आई मीन दैट डजंट मीन दैट पर्सन कोई पर्सन जो है इंफीरियर है, आई मीन इंफीरियर मीन्स ये कि उनकी इकोनॉमी वीक है, उनके पास पॉपुलेशन इंडिया के रेफरेंस में कम है, लेकिन ठीक है, उनके पास जो भी अपने इशूज हैं, 4-5 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के पास, पॉपुलेशन भी उस 4 प्रोविंसेस के हिसाब से काफी ठीक है, और लीडरशिप वहाँ पे मैं कई बार कह चुका हूँ, वहाँ के लीडर्स की काम करने के जो तरीके हैं, हाउ टू मैनेज द ऑफिस, ऑफिस की सैंक्टिटी मेंटेन नहीं रख पाते, है ना, हाउ टू रन ऑफिस, ये सारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। वहां पर एक डी-जनरेटेड माइंड है लोगों का। इंडिया ने हमेशा से अप्रोच रखा कि इसको किस तरह से पीसफुल माहौल रखा जा सके। जब से ये बॉर्न हुआ है पाकिस्तान 47 से लेकर के 47 में ही इसने अटैक किए, फिर वॉर किया, फिर 61 में वॉर किया, 65 में वॉर किया, फिर 71 में वॉर किया, फिर जाकर के रोज फायरिंग करता रहता है इधर उधर, है ना, फिर 98 में इसने कारगिल वॉर किया, फिर बम धमाके तमाम सारे भारत के अंदर किए, पार्लियामेंट पर अटैक कराया इसने, और जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब किया है, जो वहां से एक्सोडस हुआ पंडित्स का, पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित्स का 92-90s में, वो भी पाकिस्तानी लेड सपोर्टिंग सिस्टम से हुआ था, है ना, और वेपन सप्लाई करना, ट्रक सप्लाई करना, ये सारे जो स्टेट, ये सारा पाकिस्तान ने किया, टेररिस्ट भेजना, बच्चों को गैल्वनाइज करना, उनका माइंडसेट चेंज, जिहादी बनाना, टेररिस्ट उनको बनाना, ये सारे कॉन्सेप्ट इसने किए। अब बताओ, ये सारे कॉन्सेप्ट आप जितने भी पिक्चर में ड्रॉ की है, इस सारे को अगर आप माइंड में रखें तो पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाउ टू यू नो मेक रिलेशनशिप। अब हमने सार्क भी, SAARC, सार्क साउथ एशियन ऐसे कोऑपरेशन भी बनाया, रीजनल कोऑपरेशन बनाया गया, पर्पस था कि इकोनॉमिकल, क्योंकि गरीबी, बदहाली, बाकी सारी चीजों से गुजरे हुए लोग हैं, इनको किस तरह से अपलिफ्ट अप किया जाए। भारत ने कभी भी इनके ऊपर ना ही अटैक किया, ना कुछ काम किया है, भारत ने कभी केवल डिफेंस किया है ना, और जिस तरह भारत अटैक करेगा विद फुल प्लान, तो इनका पता नहीं क्या होता है। 47 में जब इन्होंने कुछ 48 में जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया इलीगली जम्मू एंड कश्मीर पर, कुछ अपने ग्रुप से गैंग्स उसने भेजे, लोकल लोगों के, या फिर उसमें आर्मी पर्सनल्स के थे, तो इंडियन आर्मी ने उसको रोका, जहां पर वो रोक दी वहीं पर आज तक वो बाउंड्री बनी हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है,
लेकिन आप देखें उसके बाद भारत ने 1 इंच भी उसको एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की। पावर होते हुए भी 71 में वॉर लड़ा, 90,000 लोगों को सरेंडर कराया। भारत ने कभी उसको एक्सेस करने की कोशिश नहीं की, है ना। कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान पर कि कोई पर्पस है कि उसको अटैक किया जाए और उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। कुछ भारत ने बेहतर ट्रीटमेंट किया। 95-96 के दौरान हमारे यहाँ बायलैटरल कोऑपरेशन भी साइन हुआ है इसके साथ, शिमला एग्रीमेंट के तहत, कि हम आपस में जो मामले हैं उसको, क्योंकि ये घरेलू सा मामला है पाकिस्तान का मामला जो है, क्योंकि पूरा लैंड जो है वो इंडिया से कॉर्ब आउट हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया से कॉर्ब आउट हुआ है वो, तो एक घरेलू सा मामला है। अभी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट है, अभी कुछ लैंड डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व होना बाकी है। तो ये एक बायलैटरल सर इशू है ना। तो उनको चाहिए कि वो पीसफुल आकर के ये वॉर करने की जरूरत नहीं थी। वॉर करना, अटैक करना, अभी पाकिस्तान बना ही था, 3 महीने बाद उसने अटैक कर दिया। नवंबर मंथ में 1947 में ही उसने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो क्या पर्पस? अभी तुम बनाए हो, पैदा हुए हो, स्टेब्लिश नहीं हुए, कुछ तुम्हारा एक इतना एग्रेसिव पोस्चर क्यों है? मैंने लोगों को सुना हुआ है कि बोलते हैं पाकिस्तानी की एक मुस्लिम जो है वो 10 हिंदू पर भारी। किस ग्राउंड पर ये भारी? नहीं, हमने तुमको किस किस लात मार मार के नहीं, किस तरीके से तुम्हें सरेंडर कराया है, तुम्हें पता नहीं है क्या कौन भारी है ना। ये फालतू के आर्गुमेंट्स सुनने में आते हैं। लोग कहते हैं भारत ने तुमको सरेंडर कराना होता, तुम्हें पाकिस्तान को डिसएस्टेब्लिश करना होता ना, तो अब तक कर दिया होता। ऐसा नहीं है कि भारत तुमको कितना कुछ दे रहा है। नहीं, जब से तुम्हें पाकिस्तान बना है उस समय से भी भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स कभी उसने अटैक नहीं किया तो एक्सेप्ट कर लिया ना। वो कहते हैं कि भारत ने अभी दिल से पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट किया। दिल से एक्सेप्ट करने का क्या मीनिंग होता है? अगर भारत उस पर अटैक नहीं करता, किसी भी रीजन को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करता, ऑक्युपाई करने की कोशिश नहीं करता, जैसे सिंध है फिर वगैरह वगैरह रीजन है, तो दैट मीन्स इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया ना, है ना। तो ये फालतू के आर्गुमेंट्स भी सुनने में आते हैं। पाकिस्तान एक वीक और डीजनरेटेड लोगों का कंट्री है। डीजनरेटेड मैं बार बार कहता हूँ। मैं इनके दिमाग को कभी भी समझ ही नहीं पाता, किस माइंडसेट से कोई चीज सोचते हैं। उनके कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रैशनल थिंकिंग होती ही नहीं है। ये ग्रुपिंग बनाने जाते हैं तो मुस्लिम ग्रुपिंग बनाते हैं। ये मुस्लिम एंगल से, आंखों से, दोनों आंखों से देखते हैं। उनको हमेशा कलर दिखाई देता है मुस्लिम के साथ हमारे रिलेशनशिप रखना। फॉर व्हाट? लॉजिकल होने की जरूरत है। नेशन चला रहे हो, नेशन केवल मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप नहीं रखते। भीख मांगने तुम IMF के पास जाते हो, जो क्रिश्चियंस कंट्रीज है, सारे जो तुम्हारे लोग हैं जाकर के हवा में सांस लेते हैं फ्रीली वहीं पर टोरंटो में और कनाडा में। सारे पैसे डॉलर्स के तुम्हारे वहां पे हैं। एफिलिएशन तुम्हारा, ये जो बेवकूफी भरा एजेंडा है मुस्लिम एजेंडा चलाने का, ये हमें बिल्कुल नॉनसेंस एजेंडा लगता है। आप अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाएं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स करें, आप अपने फॉरेन अफेयर्स सारे कंट्रीज के साथ रखें, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग। नेशन ये नहीं पहचानते कि हमारा एफिलिएशन किसी मुस्लिम के साथ है कि किसी हिंदू के साथ है, किसी क्रिश्चियन के साथ। आप बाहर ट्रेन से गुजरते होंगे तो आपके साथ तमाम रिलीजन के लोग मिलेंगे, तमाम डिफरेंट थॉट के लोग मिलेंगे। तो हम एक पर्टिकुलर XYZ थॉट के साथ ही बैठेंगे, ये कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होता। यही मुझे समझ नहीं आता कि सोचते किस एंगल से नहीं। तो इससे मैं परेशान होता हूँ। ये सारे आर्गुमेंट मैंने बता दिए कि पाकिस्तान की कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है कि भारत को स्टैबिंग करना, जबकि उसके इन रिजल्ट में, ये सब करने के रिजल्ट में, ये सारे जो
आप किसी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स यू हैव नेगेटिव थिंकिंग, और वो नेगेटिव थिंकिंग तुम्हें खुद वो देता। जिस तरह से पाकिस्तान आज मारे मारे एक डॉलर के लिए तरस रहा है ना, एक बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहा है, लेफ्ट राइट इधर उधर, अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी चैलेंज हो गई है इस नेशन की। जहां अभी मैं शहबाज शरीफ की बात सुन रहा हूँ, अभी वो कह रहा है कि मैं चाइना के साथ इतनी हमारी लंबी बेहतरीन रिलेशनशिप है, ब्रदरहुड है ना, हम दोनों ब्रदर हैं, फलान ढिमकान, चाइना के साथ तो हमारी ऐसी रिलेशनशिप है, वो किसी और के साथ है नहीं। ऐसे बोलते, अभी आप सुनना चाहें तो सुनते, वही वही बोल रहा है, मतलब बोलते बोलते क्या बोल दे रहा है। वहां करने क्या गया है वो करने क्या गया है वहां पे 5 दिन की ट्रिप। अभी उसका बड़ा भाई शहबाज शरीफ का बड़ा भाई कौन सा है, शरीफ वो भी है, नवाज शरीफ, वो भी वहाँ 5 दिन 10 दिन गुजार के गया। उससे पहले उसका प्राइम मिनिस्टर जो अभी बना हुआ है उसका दामाद, वो भी वहां पे गया। चाइना वाले तंग आ जाएंगे तुम लोगों की एक्टिविटीज से, भाई साहब हर दिन यहाँ बैठे रहते हो। और चाइना की जिस एग्रीमेंट पर तुम इतना उछल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 24-25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट उसने 10 सालों में किया है। तो उसका मीनिंग हुआ $2.5 बिलियन मैक्सिमम, 2-2.5 बिलियन पर ईयर। ये तो 2.5-2 बिलियन का मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है कि वो बड़ा प्रॉमिसिंग है, लाइफ चेंजिंग है रिलेशनशिप बैंक का, लेकिन ये भी नॉनसेंस एक्टिविटी है, तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। अगर उसको लॉजिकल तुम सोचना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि 9% इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने का क्या मीनिंग होता है। आज जो तुम्हारा बजट बनता है ना, उसका 50% तो उसको रीपेमेंट में चला जाता है ना। डेवलपमेंट और उसको कंटिन्यू रख सकने की तुम्हारी ये बजट के पास, तुम्हारी गवर्नमेंट के पास उतनी इकोनॉमी नहीं है कि अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर सके। सक्सेसफुली आप उसमें डेट में फंसते जा रहे हो। अभी जब ये शरीफ यहाँ से जाने वाला था तो उसमें इंटरव्यू में उसने कहा हम ऐसे वायबल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स उसको पता चल चुका है कि हम एक अनवायबल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके डेट लोन लेते हैं, जिससे हम इकोनॉमी बना नहीं पाते, नहीं इनकम जनरेट ही नहीं कर पाते, और डेट हमको रिपेमेंट करना होता है। उसको आंखें खुलने लगी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो रहा है। ये जो ब्रदर उधर करते हो ना, इकोनॉमी में ब्रदर उधर नहीं होता। इकोनॉमी में अकाउंट देखे जाते हैं, नहीं अकाउंट के बुक्स होते हैं, प्लस माइनस होता है, पूरा कैलकुलेशन, सारी चीजें लॉजिकल होती हैं। कैलकुलेशन लॉजिकल, उसमें ब्रदर उधर नहीं आता, मुस्लिम ब्रदर, चाइनीज ब्रदर, फला ब्रदर, है ना। ये जो नॉनसेंस वर्ड इस्तेमाल करते हो ब्रदर उधर ना, ये बहुत गुस्सा आता है। रिलेशनशिप में कोई ब्रदर फदर नहीं होता, ये पर्सनल रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। चाइनीज और पाकिस्तानी ब्रदर, कब से ब्रदर हो गए चाइनीज और पाकिस्तानी? पाकिस्तानी का तो घर यहाँ है, आना जाना इधर है, 4 तो पाकिस्तानी इधर से उधर जाते होंगे, 3 तो चाइनीज इधर आते होंगे, कैसे ब्रदर बन गए थे? तुम रहने वाले यहाँ के हो, भारत जो तुम्हारा अपना ही ब्रदर, रियल ब्रदर है, उसको तुम ब्रदर छोड़ के तुम चाइनीज को ब्रदर बना रहे। भारत की दुश्मनी में इतना मुब्तला हो जा रहे हो तुम, है ना। इसके भी तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से भारत ने तुम्हें आइसोलेट कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर जब से ऑफिस ज्वाइन किया 2015 के बाद से, और 16 में तुमने पठानकोट का अटैक किया, उसके बाद से उसकी आंखें पलट गई हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर तुमने फिर हरकत कोई की तो नरेंद्र मोदी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारे हित में होगा कि बहुत अच्छा काम किया 2002 का जो एग्रीमेंट, अभी पीस एग्रीमेंट तुमने एक्टिव कर लिया है पीसफुल, ये बड़ा अच्छा काम है। अदरवाइज अगर तुमने कोई भी खेल किया तो ये प्राइम मिनिस्टर तुम्हें दबोच के मारेगा, ये बात जान लेना। मैं अगली मोदी की पॉलिसी को एक्सप्लेन करूंगा अगले टर्म पर, है ना। वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, उसके साथ छेड़खानी ना करना, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। और ये बदतमीज, जैसे तुम्हारा स्टेट है तुम चलाओ, हमें उससे नहीं मतलब है ना। अब तुम आइसोलेट हो चुके हो और तुम्हें और मजीद और भी किया जाएगा, है ना, जिससे तुम्हारी जो ये हसरतें हैं ना वो पूरी हो जाए।
सो यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत ने इनको आइसोलेट किया है और फर्दर और आगे भी किया जाए। और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी कि इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही हैं और फर्दर उसमें हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरी हो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।